हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में से एक कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 23 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। राजा विशाल सिंह की मनोवृत्तियाँ अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गई थी और वह लक्ष्य था मनोरमा। वह उपासक थे, मनोरमा उपास्य थी। वह सैनिक थे, मनोरमा सेनापति थी। वह गेंद थे, मनोरमा खिलाड़ी थी। मनोरमा का उनके मन पर, उनकी आत्मा पर सब पूर्ण आधिपत्य था। वह अब मनोरमा ही की आंखों से देखते, मनोरमा ही के कानों से सुनते और मनोरमा के ही विचार से सोचते थे। उनका प्रेम संपूर्ण आत्मसमर्पण था। मनोरमा ही की इच्छा अब उनकी इच्छा है, मनोरमा ही के विचार अब उनके विचार हैं। उनके राज्य विस्तार के मंसूबे गायब हो गए। धन से उनको कितना प्रेम था। वह इतनी किफायत से राज्य का प्रबंध करना चाहते थे कि थोड़े दिनों में रियासत के पास एक विराट कोष हो गए। अब वह हौसला नहीं रहा। मनोरमा के यहाँ तो जो कुछ खर्च होता है वह श्रेय है। अनुराग चित्त की वृत्तियों की कितनी काया पलट कर सकता है। अब तब राजा विशाल सिंह की जिन स्त्रियों को सबका पड़ा था वे ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह और रंग राग लिप्त थी। मनोरमा उन सबों से भिन्न थी। उसमें सांसारिकता का लेश भी ना था। ना उसे वस्त्र भूषण से प्रेम, ना किसी से ईर्ष्या, ना द्वेष से। ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वर्गलोक की देवी है। परोपकार में उसका सच्चा दिल अनुराग था कि पक पक का राजा साहब को अपनी लघुता और शुद्धता का अनुभव होता था और उस पर उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ होती जाती थी। रियासत के मामले या नीच के व्यवहारों में जब वह कोई ऐसी बात कर होता है जिसमें स्वार्थ और अधिकार के दुरुपयोग या अनर्मता का गंध आती है, तो उन्हें यह जानने में देर ना लगती थी कि मनोरमा की भीकुटी चढ़ी हुई है। अब उसके भोजन नहीं किया, फिर उस बात को दोहराने का साहस ना होता था। मनोरमा की निर्मल कृति अज्ञात रूप से उन्हें परलोक की ओर खींची जाती थी। उनके समीप आते ही उनकी वासना लुप्त और धार्मिक कल्पना सहज हो जाती थी। रूप से उन्हें परलोक की ओर खींचे लिए जाती थी। उनके समीप आते ही उनकी वासना लुप्त और धार्मिक कल्पना सहज हो जाती थी। उनकी बुद्धि प्रतिमा पर उन्हें इतना अटल विश्वास हो जाता था कि वह जो कुछ करती थी उन्हें सर्वोचित और श्रेयस्कर जान पड़ता था। वह अगर उनके देखते हुए घर में आग लगा देती तो भी वह उसे निर्दोष ही समझते। उसमें भी उन्हें शुभ और कल्पना ही की स्वांग रेखा दिखाई देती। रियासत में असामियों से कर के नाम पर न जाने कितनी बेकार ली जाती थी, वह सब रानी के हुक्म से बंद कर दी गई थी और रियासत को लाखों रुपयों की क्षति हुई। पर राजा साहब ने जरा भी हस्तक्षेप नहीं किया। पहले जिले का हुक्म रियासत का शरीफ लाते तो रियासत में खलबली मच जाती थी। कर्मचारी सारा काम छोड़कर हुक्म के रसद पहुंचाने में मुस्तैद हो जाते थे। हकीम की निगाह तिरछी देकर राजा कांप जाते थे। पर अब किसी को चाह वह सुबह का लाट ही क्यों ना हो, नियमों का विरुद्ध एक कदम रखने का भी हिम्मत ना पड़ती थी। जितना धांधलियाँ राज्य प्रथा के नाम पर सदैव से होती आती थी वह एक एक कर उठने लगनी थी, पर राजा साहब को कोई शंका न थी। राजा साहब की चिर संचित पुत्र लालसा भी इस प्रेम तरंग में मग्न हो गई। मनोरमा पर उन्होंने अपनी इस महान अभिलाषाएं भी अर्पित कर दी। मनोरमा को पाकर उन्हें किसी वस्तु की इच्छा ही ना रही थी। उनके सामने और सभी चीज़ें तुच्छ हो गई। केवल एक दिन उन्होंने मनोरमा से कहा था, मुझे अब केवल एक इच्छा है और है, ईश्वर मुझे एक पुत्र प्रदान कर देता तो मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाते। मनोरमा ने उस समय जिन कोमल शब्दों से उन्हें सद्भावना दी थी वे अब तक कानों में गूंज रहे हैं। नाथ, मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से ही प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए
गढ़ी है। बड़ी बड़ी आत्माएं जो और भी परीक्षाओं में सफल हो जाती है, यहाँ ठोकर खाकर गिर पड़ती है। सुख के मार्ग में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है। जब इच्छा दुख का मूल है तो सबसे बड़े दुख का मूल क्यों ना होगा। ये वचन मनोरमा के मुख से निकलकर अमर हो गए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि राजा साहब की विषय वासना संपूर्णतः लोप हो गई थी। एकांत में बैठे हुए वह मन की भांति भांति की मृदु कल्पनाएं किया करते, लेकिन मनोरमा के सम्मुख आते ही उन पर श्रद्धा के अनुराग छा जाता, मानो देवी किसी देव मंदिर में आ गए हो। मनोरमा उनका सम्मान करती, उन्हें देखते ही खिल उठ जाती, उससे मीठी मीठी बातें करती, उन्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट पदार्थ बना के खिलाती, उन्हें पंखा झालती। उनकी तृप्ति के लिए वह इतना ही काफ़ी समझती थी। कविता में और सब रस थे, केवल श्रृंगार रस ना था। वह बाकी चितवन जो मन को हर लेती है, वह हाव भाव जो चित्त को उद्दीत कर देता है, यह कहाँ, यहाँ कहाँ। सागर का स्वच्छ निर्मल जल तारे की तरह नाचते हैं, चांद थिरकता है, लहरें गाती है। वहाँ देवता संध्या उपासना करते हैं, देवियाँ स्नान करती है, पर कोई मैले कपड़े नहीं धोते। सरमरमर की जमीन पर थूकने की कुरुचि किसमें होगी। आत्मा को स्वयं ऐसे घृणास्पद व्यवहार से संकोच होता है। इसी भांति 6 महीने गुजर गए। प्रभात का समय था। प्रकृति फागुन के शीतल उल्लास से समीर सागर में निमग्न हो रही थी। बाग में नव विकसित पुष्प किरण से सुनहरे हार पहने मुस्कुरा रहे थे। आम के सुगंधित नव पल्लवों में कोयल अपनी मधुर तान अलप रही थी और मनोरमा आईने के सामने खड़ी अपनी केश राशि का चाल सजा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद उसने अपने दिव्य रत्नजड़ित आभूषण निकाले हैं। बहुत दिन से अपने वस्त्रों को इत्र बरसाए हैं। आज उनका एक एक अंग मनोल्लास से खिला हुआ है। आज चक्रधर जेल से छूटकर आएंगे और वह उनका स्वागत करने जा रही है। यूं बन ठनकर मनोरमा ने बगल वाले कमरे का पर्दा उठाया और दबे पांव अंदर गई। मंगला अभी तक पलंग पर पड़ी मीठी मीठी नींद ले रही थी। उसके लंबे लंबे केस तकिए पर बिखरे हुए थे। दोनों सखियां आधी रात तक बातें करती रही थी। जब मंगला उग उग कर गिरने लगी थी तो मनोरमा उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई थी। मंगला अभी तक पड़ी सो रही थी। मनोरमा के पलके अब तक ना छिपकी। उनके कल्पना कुंज को विचारते हुए रात काट दी। मंगला को इतनी देर तक सोते देखकर उसने आहिस्ता से पुकारा, मंगला कब तक सोएगी? देख तो कितना दिन चढ़ आया। जब पुकारने से मंगला ना जगी तो कंधा हिलाकर कहा, क्या दिन भर सोती रहेगी? मंगला ने पड़े पड़े कहा, सोने दो, अभी तो सोई हूँ। फिर सिर पर सवार हो गई मनोरमा, तो फिर मैं जाती हूँ, यह ना कहना मुझे क्यों ना जगाया। मंगला आंखें खोलकर, अरे इतना दिन चलाया, मुझे पहले ही क्यों न जगा दिया। मनोरमा, जगा तो रही हूँ, जब तेरी नींद टूटे तो ना स्टेशन चलोगी। मंगला, मैं स्टेशन कैसे जाऊँगी? मनोरमा, कैसे? जैसे मैं जाऊँगी वैसे ही तू चलना। चल कपड़े पहन ले। मंगला, ना भैया, मैं ना जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे? मनोरमा, मुझे जो कहेंगे वही तुझे भी कहेंगे, मेरी खातिर सुन लेना। मंगला, आपकी बात और है, मेरी बात और। आपको कोई नहीं हंसता, सब मुझे हंसेंगे, मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम्हें नज़र ना लग गई। मनोरमा, चल चल उठ, बहुत बातें बना ली, मैं तुझे खींच कर ले जाऊँगी, मोटर पर पर्दा पर दूँगी। अब राजी हुई? मंगला, हाँ, यह तो अच्छा उपाय है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, अम्मा जी सुनेगी तो बहुत नाराज़ होगी। मनोरमा, और जो उन्हें भी ले चलूँ तब तो तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। मंगला, वह चले तो भी मैं चलूँ, लेकिन नहीं, वह बड़ी बूढ़ी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। मैं तो लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर काट ही जाऊँगी। मनोरमा, अच्छा, पड़ी पड़ी सो, मैं जाती हूँ, अभी बहुत सी तैयारी करनी है। मनोरमा अपने कमरे आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली से कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब को आने का इल्तिया हुआ और एक क्षण में वह एक कुर्सी पर बैठ गई। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना?
हरिसेवक, हाँ, उसे पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूँ कहीं भत ना जाए। हरिसेवक, प्रबंध तो मैंने सब किया है, पर इस विषय में रियासत की ओर से जो उत्साह प्रकट हो रही है वह शायद इसके लिए हानिकारक हो। रियासत पर हुक्म इतनी बड़ी निगाह होती है, यह आपको मालूम है। मैं पहले ही कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, आपको इस मामले में सोच विचार के काम करना चाहिए। मनोरमा, क्या आप समझते हैं कि मैं बिना सोचे विचारे कोई काम कर बैठती हूँ? मैंने सोच लिया है, बाबू चक्रधर चोर नहीं है, डाकू नहीं, खूनी नहीं, एक सच्चे आदमी हैं। उनका स्वागत करने के लिए हुक्म हमसे बुरा मानते हैं तो माने, हमें इनकी कोई परवाह नहीं। जानकर संपूर्ण दल को तैयार कीजिए। हरिसेवक, श्रीमान राजा साहब की तो राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी राय है। अगर सन्मार्ग पर चलने में रियासत जब्त भी हो जाए तो भी मैं उस मार्ग से विचलित न दूंगी। आपको रियासत के विषय में इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे ही भले को कहता हूँ, तुम नहीं जानती जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी, इस सुदूरप्रदेश के लिए मैं अपनी बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। मैंने सर्प की भांति धनराशि पर बैठकर उनकी रक्षा करने के लिए यह पद नहीं स्वीकार किया है, बल्कि अपने आत्मोन्नति और दूसरों को उपकार के लिए ही। अगर रियासत में इन दो में से एक काम भी आ जाए तो मैं उनका रहना ही व्यर्थ है। अभी 7 बजे हैं, 8 बजते बजते स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी, जाइए। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई थी कि राजा साहब आकर बैठ जाने की भी उस वक्त तक खैर न हुई, जब तक उन्हें अपने फेफड़ों की खांसने पर मजबूर ना कर दिया। कुछ देर तो बेचारे खांसी को दबाते रहे, लेकिन नैसर्गिक क्रियाओं को कौन रोक सकता है? खांसी दबकर उत्तरोत्तर प्रखंड होती जाती है, यहाँ तक कि अंत में वह निकल ही पड़ी। कुछ छींक थी, कुछ खांसी, और इन दोनों का सम्मिश्रण मानो कोई बंदर गुर्रा रहा हो। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा राजा साहब बैठे हुए उनकी ओर प्रेम विरलित नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट ना मिली। क्या आप देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी, मैंने छेड़ना उचित ना समझा। मनोरमा, आपकी खांसी बढ़ती जाती है और आप इसकी कुछ दवा नहीं करते। राजा, आप अच्छी हो जाएगी। बाबू चक्रधर तो 10 बजे की डाक से आ रहे हैं ना? उनके स्वागत की संपूर्ण तैयारी हो गई? मनोरमा, जी हाँ, बहुत कुछ पूरी हो गई है। राजा, मैं चाहता हूँ जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि कम से कम इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे फौजी वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहीं उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। सरकार यूं ही हम लोगों पर संदेह करती है, तब तक वो सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। राजा, कोई चिंता नहीं, संसार में सभी प्राणी राजा ही तो है नहीं है। शांति राज्य से नहीं, संतोष में से है। मैं अवश्य चलूँगा। अगर रियासत में महात्माओं के दर्शन में बाधक होती है तो उसे इस्तीफा दे देना ही अच्छा। मनोरमा ने राजा की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखकर कहा, यह ठीक है। मनोरमा ने राजा की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखकर कहा, यह ठीक है, लेकिन जब मैं जा रही हूँ तो आपके जाने की जरूरत नहीं। राजा, खैर ना जाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं अपनी जवान को ना रोक दूँगा। उनके गुजारे की भी तो कोई फिक्र करनी होगी। मनोरमा, मुझे भय है कि कुछ लेना स्वीकार ना करेंगे। बड़े त्यागी पुरुष है। राजा, यह तो मैं जानता हूँ। उनके त्याग का क्या कहना। चाहते तो अच्छी नौकरी करके आराम से रहते, पर दूसरे के उपकार के लिए प्राणों को हथेली के लिए रहते हैं। उन्हें धन्य है, लेकिन उनका किसी तरह गुजर बसर तो होना ही चाहिए।
तुम्हें संकोच होता है तो मैं कह दूं? मनोरमा, नहीं, आप ना कहिएगा, मैं ही कहूँगी। मान ले तो है राजा, मेरी और उनकी तो बहुत पुरानी मुलाकात है। मैं तो उनकी सम्मति का मेंबर था। अब फिर नाम लिखाऊंगा। कितने रुपए तुम्हारे विचार से काफ़ी होंगे? रकम ऐसी होनी चाहिए उसमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो पाए। मनोरमा, मैं तो समझती हूँ 50 रुपये बहुत होंगे, उन्हें और भी ज़रूरत ही क्या है? राजा, नहीं जी, उनके लिए 10 रुपये काफ़ी है। 50 रुपये की थैली लेकर भला वह क्या करेंगे? तुम्हें उन कहते शर्म न आई? 50 रुपये में आजकल रोटियां भी नहीं चल सकती, और बातों का जिक्र है ही क्या। एक भले आदमी का निवरा के लिए इस जमाने में 500 रुपये से कम खर्च नहीं होते। मनोरमा, 500 कभी न लेंगे। 50 रुपये ही ले लें तो मैं इसी को गनीमत समझती हूँ। 500 का तो नाम सुनकर वह भाग खड़े होंगे। राजा, हमारा जो धर्म है हम वो कर देंगे। लेने का उनको अधिकार है। मनोरमा फिर लिखने लगी, और यह राजा साहब को वहाँ से चले जाने का संकेत था। यह राजा साहब ज्यों का त्यों बैठे रहें। उनकी दृष्टि मदन के प्यासे भरमन की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। उनकी बाकी अदा आज उसकी आंखों के खूबी जाती थी। मनोरमा का श्रृंगार रूप आज तक उन्होंने न देखा था। इस समय उनके हृदय में जो गुदगुदी हो रही थी वह उन्हें कभी न हुई थी। दिल थाम थाम कर रह जाते थे। मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था, पर जल में उछलने वाली मछलियों की भांति फिर मन में ही विलीन हो जाता था। प्रश्न था, इसका वास्तविक स्वरूप यह है कि वह सहसा घड़ी में 9 बज गए। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पार्थिव शरीर की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले गए। मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन पिताजी के पास किसी अच्छे डॉक्टर को बिठाई जाइएगा, नहीं तो शायद उनके प्राण ना बचे। राजा, दीवान साहब रियासत से सच्चे शुभचिंतक है। इसी के साथ हमारा 23वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं 24वां अध्याय में अगले एपिसोड में। लेते हैं आप लोगों से विदा।